अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स का, तमाम सब्सक्राइबर्स का मेरे इस नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हैं, हज 2024 में जाने के लिए तैयार हैं और इसी के लिए आप इस वीडियो को देखने आए हैं। तो मैं भी आप लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ कि आप भी जो हैं, जो कोई भी हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज 2024 में जाना चाहता है, अल्लाह उसकी इस दुआ ख्वाहिश को पूरा करे और जल्द से जल्द जो है हज 2024 के लिए आप लोगों को बुलवा ले और आप लोग जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जो है सेलेक्ट हो जाएं, जो कोई हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाना चाहता है। ना सिर्फ जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जाना चाहता है, मगर अगर कोई भी हज 2024 में जाने की ख्वाहिश रख रहा है, तो अल्लाह कैसे भी आप लोगों को हज 2024 के लिए बुलवा ले, यही दुआ है मेरी। तो आप लोग मेरे लिए भी दुआ करिएगा, खासकर मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ करिएगा। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी हज 2024 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आगे तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहुँच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स मेरे यहाँ पर नए हैं, कोई कुछ लोग पुराने भी हैं जिनको पता है कि कौन सी वेबसाइट पर जाना है, कहाँ से आप लोगों को हज पॉलिसी मिलती है, हज एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब हज की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को किस वेबसाइट से मिलती है, वही आपको मैं पहले यहाँ दिखाने वाली हूँ। जो भी नए हैं, जो आप खुद हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हो, वहाँ से जो भी अपडेट्स आते हैं खुद देखना चाहते हैं, वहाँ से पढ़ना चाहते हो, तो आप लोगों को ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है हज कमेटी ऑफ इंडिया की, आपको यहाँ पर जाना होगा। हज कमेटी .gov.in। तो आप यहाँ देख सकते हो, तो इस वेबसाइट पर आपने जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका पेज ऐसे ओपन होकर आ गया है। ये कल तक यहाँ पर हज 2023 था, ये आज ही कुछ देर पहले जो है यहाँ पर अपडेट हुआ है हज 2024। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हज पॉलिसी 2024 यहाँ पर आ चुका है। पिलग्रिम लॉगिन भी आ चुका है, पर अभी एप्लीकेशन जो है वो शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही शुरू होंगे, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सारा कुछ यहाँ दिखा दिया जाएगा। तो अभी तो फिलहाल आपने हज पॉलिसी देखनी है, हज पॉलिसी 2024। तो हम यहाँ पर इससे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो हज पॉलिसी। यहाँ पर इन्होंने अभी 2023 को चेंज नहीं किया है, जैसा 2023 की पॉलिसी थी उसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो भी हज पॉलिसी 2023 है वही फॉलो होगी, उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है हज 2024 में भी। तो इसीलिए यहाँ पर भी कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, हज 2023 की पॉलिसी ही जो है आगे कंटिन्यू होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों को पॉलिसी के बारे में पता होगा, कुछ नए लोग हैं जिन्हें पता नहीं है। तो मैं वन बाय वन आप लोगों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को यहाँ बताने वाली हूँ। बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हैं, हज पॉलिसीज हैं 33 जो हैं वो रूल्स कह लें या पॉइंट्स कह लें, यहाँ पर हैं हज पॉलिसी के, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है बस उतना ही मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ कोटा के बारे में मतलब लास्ट ईयर जितना कोटा था वही कंटिन्यू होने वाला है। अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो हमें आगे पता चल जाएगा। तो लास्ट ईयर जो था 1,75,025 जो लोग हैं लोगों ने हज किया था, जिसमें से 80% जो लोग हैं वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से गए थे, करीबन 1,40,000, और बाकी के 20% जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए गए हुए थे। तो इस साल भी जो कोटा रहेगा उतना ही रहने वाला है। अगर कुछ भी चेंज होगा तो हमें इस वेबसाइट के ज़रिए पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है ये पहला पॉइंट जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया का डिवीज़न ऑफ हज सीट्स, मतलब जितना भी कोटा हमें मिला है उसमें 80% जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया, 80% जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाएंगे और 20% जो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जाएंगे। वंस इन अ लाइफ टाइम, जो सेकेंड पॉइंट है वंस इन अ लाइफ टाइम। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू आप सिर्फ एक ही बार जो है हज कर सकते हैं। अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो बस इस केस में कर सकते हैं, जो 70+ ईयर की जो एज की कैटेगरी रहेगी उनके साथ आप कैंपेनियन बनकर जा सकते हैं, या फिर जो भी लेडीज़ हैं उनके आप महरम बनकर जा सकते हैं दोबारा। एक ही
पहली बार आपने कर लिया, अगर आप दूसरी बार जाना चाहते हैं तो आप लोग या तो किसी के 70+ जिनकी एज है उनके कंपेनियन बनकर जाएं, या फिर किसी लेडी के जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके महरम बनकर दूसरी बार भी जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो आप लोगों को देने होंगे, एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पे करना होगा। जो बाकी लोग अमाउंट पे करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पे करना होगा। जब वो आप अप्लाई करेंगे, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको डायरेक्टली बता दिया जाएगा। तो हज एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? हज एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि मैं अब हम जिस वेबसाइट पर आए हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, हज कमेटी आप यहाँ देख सकते हो hajcommittee.government.in। तो इस वेबसाइट पर आकर यहाँ से भी आप हज एप्लीकेशन फॉर्म मिल सकता है आपको। आप यहाँ पर आएँ, यहाँ लॉगिन करें, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, सबमिट करेंगे, जो भी प्रोसेस होगा। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में जैसे ही एप्लीकेशन शुरू होंगी मैं आप लोगों को प्रोसेस बता दूंगी, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, किस तरह आप लोगों को अपनी डॉक्यूमेंट्स को जो है स्कैन करना है। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगी, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा मेरे चैनल को। और साथ ही साथ आपको एक और एंड्रॉयड मोबाइल ऐप भी है यहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया का, तो लास्ट ईयर ही इन्होंने बनाया हुआ है ये। तो इस ऐप के थ्रू भी जो है आप एप्लीकेशन, यहाँ से भी आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी ऑफ हज, तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, कौन कौन एलिजिबल होगा हज के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मुस्लिम सिटीजन होना चाहिए जिसके पास एक मशीन रीडेबल वैलिड इंडियन इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो आगे गाइडलाइंस आएंगी, तो आगे आने वाली हैं गाइडलाइंस, तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके पास एक मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना चाहिए, जिसमें आपकी एक्सपायरी डेट वगैरह हज गाइडलाइंस जब आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट जो है उसमें होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर और बताया हुआ है इन्होंने, बैन ऑन रिपीटर्स, मतलब रिपीटर्स को ये अलो नहीं करेंगे। 70+ वालों के साथ अगर आप जा रहे हो या फिर किसी के महरम बन के जा रहे हो तो ठीक है। अगर आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन वगैरह फिल की है तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे, जो भी पनिशमेंट मिलेगी या कुछ भी, आप उसके लिए तैयार रहें। फिर अगर दोज विद सीवियर मेडिकल कंडीशन, अगर किसी के मेडिकल कंडीशन बहुत ही सीवियर है, जैसे कि कैंसर, एडवांस कार्डियक, रेस्पिरेटरी, लीवर और किडनी डिसीज, इन्फेक्शियस, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा, इस तरह की कोई डिसीज होती है तो सीरियस, तो उस केस में भी आप नहीं जा सकते हो। अगर कोई लेडी है और प्रेग्नेंट है और एडवांस्ड स्टेज में है, अगर डॉक्टर उनको अलो नहीं करते हैं जाने के लिए तो वो भी नहीं जा सकते। अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस चल रहा हो तो उस केस में भी आप लोग नहीं जा सकते। पेरेंट और लीगल गार्डियन इज मैंडेटरी फॉर अंडरटेकिंग हज, भाई यानी अप्लीकेंट बिलो द एज ऑफ 18। अगर किसी की एज बिलो 18 है तो वो अकेले नहीं जा सकते, उनके पेरेंट या कोई भी गार्डियन उनके साथ होना चाहिए। लेडीज़ ट्रैवलिंग विदाउट देयर महरम, तो यहाँ पर जो भी लेडीज़ ट्रैवल करना चाह रही हैं अकेले बिना महरम के, तो आपकी एज जो है 45 ईयर्स अब होनी चाहिए, तो आप जो है अप्लाई कर सकती हैं। आप अकेले जाना चाहें अकेले अप्लाई कर सकते हो, या आप के ग्रुप में 4 लेडीज़ आप मिलकर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक ही ग्रुप में मिलकर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अकेले जा रहे हो तो उस केस में कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा में जो है वो आप लोगों के अरेंजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि आप अगर सिंगल जा रहे हो तो आप लोगों को किसी के ग्रुप में वहाँ पर जो अकोमोडेशन दिया जाएगा वहाँ पर आपको उनके साथ रखा जाएगा। तो कवर साइज़ क्या होना चाहिए? आपका कवर साइज़ जो है वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 लोग जो हैं, 4 अडल्ट जो हैं वो आपके कवर में होने चाहिए। और अगर आपके साथ बच्चे भी जा रहे हैं, इन्फेंट्स जा रहे हैं 2 साल के कम उम्र के बच्चे, तो वो 2 इन्फेंट जो है आपके साथ जा सकते हैं। मगर लास्ट ईयर, अभी तो पॉलिसी में इस तरह दिया हुआ है, मगर लास्ट ईयर जो है बाद में एक सर्कुलर भी आया था जिसमें बताया गया था कि सऊदी अरेबिया अलो नहीं कर रही है 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर बताया हुआ था लास्ट ईयर। तो अभी इस साल क्या होने वाला है पता नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा, मगर अकॉर्डिंग टू ये जो हज पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपके कवर में 4 अडल्ट हो सकते हैं, 2 इन्फेंट्स हो सकते हैं। इन्फेंट्स वो जिनकी एज जो है, आप सऊदी से वापस जाते वक्त जो भी लास्ट फ्लाइट रहेगी उसकी डेट
उसकी डेट के अकॉर्डिंग जो है बच्चा उस डेट तक भी आपका जो बच्चा है वो 2 साल का होना चाहिए। अगर उस डेट तक अगर आपका बच्चा 2 साल से अबव हो जाता है तो उसको वो अडल्ट में कंसिडर करेंगे। तो आपको आगे हज गाइडलाइंस वगैरह आएंगी तो और क्लियर हो जाएगा इस हवाले से। और हाँ, जो भी बच्चा जो है आपके साथ इन्फेंट अगर आपके साथ जाएगा तो उसको भी फ्री में नहीं लेकर जाया जाएगा। 10% जो है आप लोगों को एयर फेयर उसका देना होगा। और अगर आपका जो भी बच्चे हैं वो 2 साल से अबव है उनकी एज, तो उनको अडल्ट में जो है कंसिडर किया जाएगा। ओनली फैमिली मेंबर्स एंड नियर, आपके कवर में जो है आपके फैमिली मेंबर्स या नियर बाय रिलेटिव्स ही होने चाहिए। कोई दूर का रिश्तेदार वगैरह आप जो है अपने कवर में नहीं ले सकते हो। फैमिली मेंबर्स हो या नियर बाय रिलेटिव्स आपके साथ उस कवर में होने चाहिए। ये कुछ डिक्लेरेशन का हवाले से है। मतलब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे, जब वो आप सबमिट करने को कहेंगे उस एप्लीकेशन के साथ ही जो है आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी उसके साथ ही एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आ जाएगा जिसको आपको फिल करना है, सिग्नेचर वगैरह करने हैं और सबमिट कर देना है। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कुछ इस तरह से है। जो भी 70 प्लस कैटेगरी के लोग हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उनके साथ जो भी कंपेनियन जाएगा उनको भी उनके साथ ही सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है लेडीज़ ट्रैवलिंग विदाउट महरम के जो भी लेडीज़ जा रहे हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर आएगी जनरल कैटेगरी, जिसमें इसमें से सेलेक्ट करने के बाद जितनी भी सीट्स वगैरह बचेंगे वो जनरल कैटेगरी वालों को दे दिए जाएंगे। तो गाइडलाइंस में आपको बता दिया जाएगा कि किसको कंसिडर किया जाएगा। 70 प्लस वालों को एक डेट दी जाएगी, उस डेट के हिसाब से जो है अगर आप 70 प्लस क्रॉस करते हो तो उस केस में जो है आप लोगों को इस कैटेगरी में 70 प्लस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। उन्हें एक रिजर्व कैटेगरी में जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। और 70 प्लस वालों के साथ जो भी कंपेनियन जाएगा उनके साथ तो उनका रिलेशन कुछ इस तरह से होना है। या तो शौहर होगा, बीवी होगी, भाई बहन, बेटा बेटी, पोता पोती, ग्रैंडसन यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो, भतीजा भतीजी। तो इस तरह के लोग जो हैं 70 प्लस कैटेगरी वालों के साथ जो है कंपेनियन बनकर जा सकते हैं। और यहाँ पर और एक बात, अगर हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं 70 प्लस कैटेगरी में और हस्बैंड और वाइफ दोनों 70 प्लस की एज है, उनकी 70 अबव है, तो उस केस में 2 कंपेनियन जो है इनके साथ जा सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा है, इसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे आ जाता है हुर्रा यहाँ पर वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब सिलेक्शन होगा। यहाँ पर एक दिन मुकर्रर किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा, जिस दिन जो है कंप्यूटर के ज़रिए ही आप लोगों का हुर्रा होगा और आप स्टेट वाइज जो है सेलेक्ट होते जाओगे। और साथ ही साथ सेलेक्टेड लिस्ट भी आएगी और साथ ही साथ जो भी वेटिंग लिस्ट में है वो भी आ जाएंगे। अगर वेटिंग लिस्ट वाले इंतज़ार करते रहें, क्योंकि अगर किसी भी वजह से लोग जो है अपना एप्लीकेशन कैंसिल करा देते हैं तो उस केस में अगर आपके स्टेट में पहला एक बंदा कोई कैंसिल कराता है तो जो वेटिंग लिस्ट में जिसका भी पहला नंबर होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसी तरह से जो है सिलेक्शन होगा वेटिंग लिस्ट वालों का। रूल्स ऑफ कैंसिलेशन एंड रिफंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग अप्लाई करते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, फिर उसके बाद जो है आपने कुछ पैसे भी पे कर दिए, फर्स्ट या सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किया। फिर उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए, खुदा ना करे ऐसा हो, अगर होता है इन केस, या फिर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या कुछ अपने ख़ास रिलेटिव्स की किसी की डेथ हो जाए वगैरह, तो इस केस में अगर आप कैंसिल कराना चाहते हो तो आप लोगों को स्पेसिफिक रीज़न देख कर आप लोगों को जो है उसको कैंसिल कराना होगा। कैंसिल कराने के बाद अगर आपने कुछ भी अमाउंट पे किया हुआ है तो आपको वो अमाउंट जो है 1 मंथ के अंदर आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा और आपका कैंसिलेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एक बार अगर कैंसिलेशन एक्सेप्ट कर लिया जाए, दोबारा आप लोगों को उसका चांस हज पर जाने का चांस जो है उस साल नहीं मिलेगा कैंसिलेशन एक्सेप्ट होने के बाद। पेमेंट बाय पिलग्रिम, तो यहाँ पर जो है जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप सभी को, हर एक को जो है एक यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस नंबर की मदद से जो है आप अपना अमाउंट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जो है वो पे कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन पे करना चाहें ऑनलाइन पे कर सकते हैं, आप कैश
जाकर डायरेक्ट बैंक में पे करना चाहें तो वो भी आप जो है कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब अपना अगला पॉइंट, कैंसलेशन। तो यहाँ पर भी जैसे कि मैंने अब आपको बताया कैंसिल और रिफ़ंड के हवाले से, अगर किसी भी केस में आप कैंसिल करते हो तो आपको जो भी रिफ़ंड है वो 1 महीने के, जब आप कैंसिल करोगे उसके बाद 1 महीने तक के अंदर ही आप लोगों को अपना अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर यहाँ पर और एक है पॉइंट है कैंसिलेशन। अगर आप किसी भी वजह से अपनी जर्नी कैंसिल करते हो तो आप लोगों को एक कैंसिलेशन लेटर जो है अपनी स्टेट हज कमेटी को या यूनियन टेरिटरी हज कमेटी को अपने सबमिट करना होगा। तो उस केस में आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। और एक बात आप यहाँ ज़रूर याद रखें, अगर किसी भी वजह से आप अपना पासपोर्ट पेमेंट अगर आप सबमिट नहीं करते हो जो भी डेट बताई जाएगी उस डेट के अंदर, तो इस केस में भी जो है आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। तो ख्याल रखें, ध्यान रखें, जो भी डेट्स दी जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो है काम करें, पासपोर्ट सबमिट कराएं, पेमेंट वगैरह कर लें। फिर आ जाती है बात अकोमोडेशन की। तो यहाँ पर जो है मदीने में जो है अकोमोडेशन मरकज़ी एरिया में जो है वहीं पर लिया जाएगा। तो वहाँ पर आप लोगों को बस की फैसिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि मरकज़ी एरिया नियर ही होता है मस्जिद नबवी के। तो वहाँ पर जो है आप पैदल ही जा सकते हो। तो वहाँ पर आपको मरकज़ी एरिया में जो है अकोमोडेशन मिल जाएगी। बट यहाँ पर मक्के में क्या होता है, आप लोगों को अजीज़िया कैटेगरी होगी। तो यहाँ पर कुछ भी इस तरह मेंशन नहीं किया हुआ है ग्रीन कैटेगरी के हवाले से, तो अजीज़िया कैटेगरी होगी यहाँ पर। तो जब एप्लीकेशन आप फिल करने लगोगे तो वहाँ पर हमें कंफर्म हो जाएगा क्या ग्रीन कैटेगरी को इंक्लूड किया हुआ है या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम तो सिर्फ अजीज़िया कैटेगरी ही थी। तो इस केस में जो है अजीज़िया एरिया में जो है आप लोगों को बिल्डिंग्स दी जाएंगी, रहने के लिए अकोमोडेशन दिया जाएगा। तो आप लोगों को बसेस की सहूलत भी होगी। तो उन बसेस के थ्रू जो है आप हरम शरीफ आ सकते हैं, तो आना जाना आप वहाँ से कर सकते हो। तो वैसे लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने बताया भी था कि हमें बसेस का बहुत प्रॉब्लम हुआ, दो बसेस तो 2 ही बदल कर जानी होती हैं आपको, पर टाइम पर बसेस नहीं मिली, इस तरह से बहुत सारे लोगों का कहना भी था। और एक यहाँ पर पॉइंट है रुबात। तो ये हर किसी को नहीं, बच कुछ स्टेट्स के लिए है ये, जैसे कि हैदराबाद हो गया, मैंने सुना था लास्ट टाइम कर्नाटका वालों को भी था। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो जिनको रुबात की फैसिलिटी मिलती है। अगर आपको रुबात की फैसिलिटी मिलती है तो उस केस में जो अकोमोडेशन के जो चार्जेस होंगे वो आपसे नहीं लिए जाएंगे। अगर आप आपको रुबात की फैसिलिटी में आप जब सेलेक्ट हो जाती हो तो उस केस में, अगर आपको चार्जेस ले लिए गए हैं अकोमोडेशन के और आप रुबात में रह रहे हो तो उस केस में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये कहना है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं, अकोमोडेशन के लिए भी हो रहा होगा, उसको आप कितनी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आप लोगों को पासपोर्ट के साथ साथ ये मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट भी जो है सबमिट करनी होगी। आपने यहाँ पर एक फॉर्म दिया जाएगा, तो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डॉक्टर के पास से जो है अपना इस सर्टिफिकेट को बनवा लेना है। साथ ही साथ उसमें उनके सिग्नेचर वगैरह होंगे, जहाँ पर वो आप लोगों को फिट टू फ्लाई इस तरह से लिखकर अपना सिग्नेचर वगैरह कर दे देंगे, तो आप जो है जा सकते हैं। जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, पासपोर्ट और जो भी पेमेंट वगैरह है सबमिट करोगे, फिर उसके बाद आप लोगों को एक हेल्थ एंड ट्रेनिंग कार्ड जो है वो दिया जाएगा। फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मतलब जब सेलेक्ट होने के बाद जो है आप लोगों को कुछ वैक्सीन जो है लगवाए जाएंगे। हर स्टेट में हर स्टेट कमेटी जो है वो अरेंजमेंट करेगी, इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जितने भी हाजिज हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आपको वहाँ पर जाकर वैक्सीन जो भी हज के लिए जाने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत होगी वो वहाँ से ले लेनी है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें, आप लोगों को कोविड-19 के जो वैक्सीन हैं वो लेने लाजमी हैं। जो भी सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं सिर्फ उन्हीं वैक्सीन को आपने लगवाने हैं। 2 वैक्सीन जो हैं वो मैंडेटरी हैं, आपको 2 वैक्सीन लगवाने ही हैं। तो यहाँ इस पॉलिसी में अभी वही बताया गया है, तो आप लगवा कर रखेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर RT-PCR टेस्ट के हवाले से बताया गया है। और लास्ट ईयर जो है 25 एम्बार्केशन पॉइंट्स थे, तो वही इस साल भी होंगे शायद, तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो
तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, 1 या 2 एम्बार्केशन पॉइंट्स जो हैं वो किसी वजह से कैंसल हो गए थे। तो उस वक़्त जो भी उस एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले थे तो उनको किसी और एम्बार्केशन पॉइंट्स के लिए वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था उनको। तो आप यहाँ देख सकते हो कौन से एम्बार्केशन पॉइंट हैं। श्रीनगर, रांची, गया, गुवाहाटी, इंदौर, भोपाल, मैंगलोर, गोवा, औरंगाबाद, वाराणसी, जयपुर, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, कन्नौर, विजयवाड़ा, अगरतला और कैलिकट। इतने सारे जो हैं एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं। और ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि आपको 2 चॉइसेस रहेंगी। तो इन्होंने यहाँ पर आपको चॉइस भी दी हुई है, आप अपना एम्बार्केशन पॉइंट जो है वो खुद सेलेक्ट कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया 30 to 40 डेज। किसी को 30 डेज मिलेंगे, किसी को 35, किसी को 32, किसी को 37, किसी को 40 डेज। मोस्टली 35 से 40 डेज इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगे, मगर अमाउंट जो है वो सभी को सेम ही पे करना होगा। फिर आप वापस पूछ नहीं सकते हम तो सिर्फ इतने ही दिन रह कर आए, हमें वापस इतना अमाउंट वापस देना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर बुकिंग भी होती है। अदाही, ये देखिए कुर्बानी, अदाही यानी कुर्बानी। एप्लीकेशन फॉर्म में भी वहाँ पर दिया जाएगा, आपको टिक करना होगा। आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू कुर्बानी कराना चाहते हैं तो आप यस पर टिक करें। अगर नहीं, आप बाहर वहाँ अलग से करवाना चाहते हैं तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू मतलब ये, तो वहाँ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक होती है, उसके थ्रू जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया कुर्बानी करवाती है। पर आपको वहाँ पर आपको सिर्फ एक टोकन दिया जाएगा जिसमें मेंशन होगा इस टाइम से इस टाइम तक कर आपकी कुर्बानी हो जाएगी। पर आपको उस दिन पता नहीं, बताएंगे नहीं कोई भी कि आपकी कुर्बानी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर ना कुर्बानी होने के बाद ही आप लोगों को अपने सर के बाल निकालने होते हैं, फिर एहराम खोलना होता है। तो आप थोड़ा देख लें कि आप उनके ज़रिए ही करवाना चाहते हैं या फिर ख़ुद आप वहाँ पर जाकर, वहाँ पर होते हैं ज़ुबा खाने वगैरह होते हैं, वहाँ आप खुद जाकर भी अपना कुर्बानी जो है वो करवा सकते हैं। तो ये देखकर आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फिल करना चाहते हैं फिल करें। खादिमुल हुज्जाज के हवाले से तो इनके जो एप्लीकेशन हैं जो फरवरी या मार्च से जो है वो शुरू हो जाएंगे, तो उस वक्त आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो बस यही था सारा कुछ, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी तो मैंने बता दी है। तो पहले भी मैंने 2023 के जब हज हुआ था तब भी ये सारी कुछ चीज़ें बताई हुई थी। तो अभी ये नया 2024 का हज है, तो बहुत सारे लोग नए हैं मेरे चैनल पर, उन्हें पता नहीं है, तो इसलिए मैंने दोबारा ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको यहाँ कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपके कोई भी सवाल हैं तो वहाँ पर ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो हज पॉलिसी जो है वो आ चुकी है, अब कुछ ही दिनों में एप्लीकेशन शुरू होंगे। एप्लीकेशन के साथ ही साथ आप लोगों को गाइडलाइंस भी दी जाएंगी। तो एप्लीकेशन फिल करने से पहले आप लोगों को वो गाइडलाइंस जो है वो पढ़ लेनी है। तो आप चेक कर लेंगे गाइडलाइंस देखकर कि आपका एप्लीकेशन जो पासपोर्ट वगैरह है उसकी डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक कर लेंगे। अगर एक्सपायर होने वाला है तो फ़ौरन ही आपने, अच्छा तो चलें फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।